हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। आज के लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स का हमारा नया क्वेश्चन है कार्नोट साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्नोट साइकिल। आज के लेक्चर में हम उसको डिटेल में स्टडी करने वाले कि कार्नोट साइकिल क्या होता है। ठीक है, ये कार्नोट साइकिल क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्नोट साइकिल, उसके बाद आ सकता है कि गिव द डिटेल अबाउट कार्नोट साइकिल, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द नेट वर्क डन इन कार्नोट साइकिल। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एक ही है। आज के लेक्चर में हम कार्नोट साइकिल के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि सबसे पहले हम क्या क्या स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल के अंदर हम देखेंगे उसकी फिगर, यहाँ पर हमको ऑलरेडी उसकी फिगर दी हुई है। उसके बाद हम कार्नोट साइकिल के बारे में बेसिक देखेंगे। उसके बाद जो कार्नोट साइकिल होती है वो 4 प्रोसेस के अंदर वर्क करती है। ठीक है, जो 4 प्रोसेस है हम चारों प्रोसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले। चारों प्रोसेस के अंदर हम एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे वो स्टडी करेंगे। उसके बाद उसके अंदर जो 4 प्रोसेस है, चारों प्रोसेस के लिए हम अलग अलग वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, यानी W1, W2, W3 और W4। उसके बाद हम चारों प्रोसेस की फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर पिस्टन ऊपर कब जाती है, नीचे कब आती है, उसके बारे में। जब हमको 4 प्रोसेस का नेट वर्क डन मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, नेट वर्क डन फाइंड करेंगे, यानी कि जो चारों वर्क डन होंगे उसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी कि W1 प्लस W2, W3 प्लस W4। ठीक है, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्नोट साइकिल के अंदर हम देखेंगे उसकी फिगर। जो मैंने अभी आपको बताया कि कार्नोट साइकिल होती है वो 4 प्रोसेस के अंदर वर्क करती है। यहाँ पर हमको प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम दिया हुआ है। हमको पता है कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो P ऑपोजिट V, यानी कि यहाँ पर Y एक्सिस आएगा और यहाँ पर X एक्सिस आएगा। ये हमारा क्या है, X एक्सिस है, वैसे ये Y एक्सिस है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस हमको क्या दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, कार्नोट साइकिल की फिगर ड्रॉ करेंगे। मैं आपको अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम का एक डायग्राम लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आएगा प्रेशर ऊपर की ओर, और यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम यानी कि V होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम क्या करते हैं, जो कार्नोट साइकिल होती है वो 4 प्रोसेस के अंदर वर्क करती है। हम 4 पॉइंट्स लेंगे। सबसे पहले आएगा ये एक पॉइंट, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर दूसरा पॉइंट, उसके थोड़ा सा नीचे लेंगे, फिर आएगा ये तीसरा पॉइंट, और यहाँ पर आएगा ये चौथा पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट्स आपको ऐसे लेने। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाइन होगी वो ऐसे जाएगी। याद रखिए सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसा सर्कल के थ्रू ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आएगा सबसे पहली प्रोसेस। उसके बाद ये आएगा दूसरी प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस। उसके बाद थर्ड प्रोसेस में क्या आएगा, यहां से यहां, और फोर्थ प्रोसेस के अंदर ये जो सिस्टम होगी वो यहां से यहां पर जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया कार्नोट साइकिल का फिगर। यहां पर हमको क्या नाम देंगे, A, B, C और D। ठीक है, ये हमारा आएगा प्रोसेस नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सब यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम लिया, तो यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम होगा, यहाँ पर भी प्रेशर वॉल्यूम, सभी जगह पर क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम होगा। ठीक है, यहाँ पर का जो प्रेशर वॉल्यूम होगा तो हम लेंगे P1 V1, यहाँ पर का प्रेशर वॉल्यूम हम लेंगे P2 V2, यहाँ का क्या होगा P3 V3, और यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा P4 V4। ठीक है, ये हमने कैसे लिया, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई, ये क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, इसको डायग्राम बोल सकते हैं कोई भी। यहाँ पर हमारे पास X एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास Y एक्सिस है। यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, X Y लेते हैं। मान लीजिए X हमारे पास कितना होगा 2, और Y भी हमारे पास होगा 2। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम क्या लेते हैं, इक्वल टू 2। ठीक है, ये हम लेते हैं। उसी तरह हमने क्या लिया, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम, जब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन और ये लाइन, हमको कोई लाइन मिलेगी, यानी कि कोई पॉइंट्स मिलेगा। वो पॉइंट्स हमने क्या लिया, P1 V1। ठीक है, वैसे हमने 4 पॉइंट्स ले लिए। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर लेते हैं। टेम्परेचर याद रखना, सबसे पहला टेम्परेचर होगा T1, और दूसरा जो टेम्परेचर होगा वो भी होगा T1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला P1 V1, दूसरा P2 V2, लेकिन ये T1 और T2 नहीं होगा। पहला टेम्परेचर होगा वो T1 होगा, दूसरा भी T1 होगा। उसके बाद जो दूसरे 2 टेम्परेचर आएंगे वो होंगे T2 और T2। ठीक है, यहाँ पर जो T1 टेम्परेचर है वो किसका टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर है, और जो T2 टेम्परेचर है वो सिंक का टेम्परेचर है। यहाँ पर जो सोर्स का टेम्परेचर यानी कि जो T1 होगा वो हाई होगा, यानी कि ज्यादा होगा, और जो T2 टेम्परेचर है, जो सिंक का टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा। आपको सब कुछ आसानी से आगे आगे पता चल जाएगा कि सोर्स क्या है, सिंक क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, ये थी उसकी फिगर के हम क्या करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम लेंगे, उसके अंदर 4 पॉइंट्स लेंगे, फिर उसके बाद हम 4 प्रोसेस अंदर दिखाएंगे। सबसे पहले प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, P1 V1, फिर होगा P2 V2, P3 V3 और P4 V4। टेम्परेचर हम कैसे लेंगे, जो सबसे पहले 2 पॉइंट है A और B, जिसके अंदर हम टेम्परेचर क्या लेंगे, T1 T1। दूसरे 2 पॉइंट है उसके अंदर हम टेम्परेचर क्या लेंगे, T2 T2। ठीक है, यहाँ पर हमारी फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, हमको फिगर के अंदर इतना ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, जो प्रोसेस होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, नंबर 1 प्रोसेस, फिर नंबर 2 प्रोसेस, फिर ये थर्ड प्रोसेस और फोर्थ प्रोसेस। यहाँ पर ए से प्रोसेस शुरू होगी और ए पर ही खत्म होगी। यहाँ से 1, 2, 3 और 4,
ए से प्रोसेस शुरू हुई थी और यहाँ डी से वापस कहाँ आएगी, ए पर आएगी। सो ए से प्रोसेस शुरू होगी और प्रोसेस खत्म कहाँ पर होगी, ए पर खत्म होगी। ठीक है, सो पाथ नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा फिगर जो थी फिगर का काम कंप्लीट हो गया। अभी हम कार्नोट साइकिल के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये फिगर किसकी थी, कार्नोट साइकिल की। अभी हम उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल के बारे में क्या लिखेंगे, सो कार्नोट साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा, फिर उसके बाद पूरी लाइन समझाऊंगा और पूरा पैराग्राफ समझाऊंगा। आपको नहीं पता चलता तो बिंदास आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहली लाइन यहाँ पर क्या लिखी है, कार्नोट साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल इज अ प्रोसेस। तो कार्नोट साइकिल क्या है, एक प्रोसेस है। कार्नोट साइकिल इज अ प्रोसेस यानी कि कार्नोट साइकिल एक प्रोसेस है, इन विच यानी कि जिसके अंदर द सिस्टम रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल स्टेट, जो सिस्टम होती है, सिस्टम रिटर्न्स यानी कि वापस आती है, इट्स ओरिजिनल स्टेट यानी कि जो सिस्टम होती है वो उसके ओरिजिनल स्टेट पे वापस आती है आफ्टर अ नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस। यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस यानी कि क्या, हमारी जो कार्नोट साइकिल होती है वो 4 प्रोसेस के अंदर जाती है और 4 प्रोसेस के बाद वो जहां से शुरू होती है वहीं पर वापस आएगी। यहाँ पर वो लिखा हुआ है, कार्नोट साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल स्टेट। कार्नोट साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो सिस्टम होती है वो उसके ओरिजिनल स्टेट पे वापस आती है आफ्टर अ नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस। आफ्टर यानी कि उसके किसके बाद, नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस यानी कि नंबर ऑफ सक्सेसिव प्रोसेस, 4 प्रोसेस के बाद वो उसके ओरिजिनल स्टेट में वापस आती है। यहाँ पर वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस यानी कि जो 4 प्रोसेस के अंदर जो वर्क करती है, जो 4 प्रोसेस है वो 4 प्रोसेस को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस। हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं आफ्टर 4 डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, सो कार्नोट साइकिल इज अ प्रोसेस। कार्नोट साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है इन विच द सिस्टम रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल स्टेट, जिसके अंदर जो सिस्टम होती है वो उसके ओरिजिनल स्टेट के अंदर रिटर्न होती है यानी कि वापस आती है आफ्टर अ नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस। नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस के बाद, नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस यानी कि कितने, 4 चेंजेस के बाद उसके अंदर 4 प्रोसेस होती है। ठीक है, अ प्रोसेस कंडक्टेड इन दिस मैनर इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस कंडक्टेड इन दिस मैनर इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जो जहां से शुरू होगी वहीं पर खत्म होगी, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल। यहां पर हम देख सकते हैं कार्नोट साइकिल जो होती है उसकी प्रोसेस ए से शुरू होती है, ए से बी जाती है, बी से सी, सी से डी और वापिस डी से ए, यानी कि ए से शुरू होती है और ए से ही खत्म होती है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, अ प्रोसेस कंडक्टेड इन दिस मैनर। अ प्रोसेस यानी कि ऐसी प्रोसेस, कंडक्टेड इन दिस मैनर, कंडक्टेड इन दिस मैनर यानी कि ऐसी मैनर में जो प्रोसेस कंडक्ट होती है, ऐसी मैनर यानी कि कैसी मैनर, जहां से शुरू होगी वहीं पर खत्म होगी। ऐसी मैनर में जो प्रोसेस कंडक्ट होती है या फिर कंप्लीट होती है या फिर कंटिन्यू होती है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि ऐसी प्रोसेस जो जहां से शुरू होगी वहीं पर कंप्लीट होगी, ऐसी प्रोसेस को हम बोल सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, कार्नोट साइकिल क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अ प्रोसेस कंडक्टेड इन दिस मैनर यानी कि साइक्लिक प्रोसेस कंडक्टेड इन दिस मैनर मतलब जहां से शुरू होगी वहीं पर खत्म होगी, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। सो अ प्रोसेस कंडक्टेड इन दिस मैनर यानी कि ऐसी प्रोसेस जो ये मैनर के अंदर कंडक्ट होती है, कंप्लीट होती है, कंटिन्यू होती है, इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस यानी कि जहां से शुरू होगी वहीं पर खत्म होगी। ये लाइन को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अ प्रोसेस कंडक्टेड इन दिस मैनर यानी कि ऐसी प्रोसेस जो ऐसे मैनर के अंदर कंप्लीट होती है, कंडक्ट होती है, ऐसी मैनर यानी कि कैसी मैनर, जहां से शुरू होगी वहीं से कंप्लीट होगी, इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद हमको दिया हुआ है कार्नोट साइकिल कंसिस्ट 4 डिफरेंट ऑपरेशन which is shown in pressure volume diagram। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट यानी कि उसके पास होना। तो कार्नोट साइकिल के पास 4 डिफरेंट ऑपरेशन है। यहां पर ऑपरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस भी लिख सकते हैं। ऑपरेशन की जगह हम लिख सकते हैं प्रोसेस। कार्नोट साइकिल के पास 4 डिफरेंट टाइप के क्या है, प्रोसेस है। 4 डिफरेंट टाइप के प्रोसेस, जहां पर 1, 2, 3 और 4। हम आगे चारों प्रोसेस के नाम और उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट 4 डिफरेंट ऑपरेशन। कार्नोट साइकिल के पास 4 डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप की क्या है, ऑपरेशन है, विच इज शोन इन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। जहां पर हमको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम, उसके अंदर हमको दिया हुआ है नंबर 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस और नंबर 4 प्रोसेस। ठीक है, सो ये पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ, कार्नोट साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस। यानी कि कार्नोट साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो सिस्टम होती है वो उसके ओरिजिनल स्टेट के अंदर रिटर्न आती है, वापस आती है आफ्टर अ नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस। यानी कि नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस के बाद, नंबर ऑफ प्रोसेस के बाद, 4 प्रोसेस के बाद उसके ओरिजिनल स्टेट पर वापस आती है। अ प्रोसेस कंडक्टेड इन दिस मैनर इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। ऐसी मैनर में जो प्रोसेस कंडक्ट होती है, कंटिन्यू होती है या फिर कंप्लीट होती है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। फिर कार्नोट साइकिल कंसिस्ट 4 डिफरेंट ऑपरेशन और प्रोसेस। कार्नोट साइकिल के पास 4 डिफरेंट
डिफरेंट प्रोसेस होती है। डिफरेंट प्रोसेस यानी कि क्या होगा, जो चारों प्रोसेस होगी वो क्या होगी, अलग अलग प्रोसेस होगी। सो कार्नोट साइकिल कंसिस्ट 4 डिफरेंट प्रोसेस विच इज शोन इन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, जो हमको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर दी हुई है। ठीक है, अभी हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। तो उसके अंदर हमको दिया हुआ कार्नोट साइकिल कंसिस्ट अ सिलेंडर। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट यानी कि उसके पास होना, कंसिस्ट अ सिलेंडर यानी कि कार्नोट साइकिल के पास कंसिस्ट यानी कि होना क्या, सिलेंडर। तो कार्नोट साइकिल के पास एक सिलेंडर होता है। ये लाइन का मतलब क्या होगा कि कार्नोट साइकिल के पास एक सिलेंडर होता है ऑक्यूपाइंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ऑक्यूपाइंग यानी कि भरा हुआ, ऑक्यूपाइंग यानी कि होना, उसके अंदर भरा हुआ, ऑक्यूपाइंग यानी कि भरा हुआ, सिलेंडर के अंदर भरा हुआ होगा क्या, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। यानी कि कार्नोट साइकिल के पास एक सिलेंडर होता है ऑक्यूपाइंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। क्या भरा होगा, वो सिलेंडर होगा, उसके अंदर 1 मोल आइडियल गैस भरा हुआ होगा। ऑक्यूपाइंग यानी कि उसके अंदर भरा हुआ होना। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। सो कार्नोट साइकिल के पास एक सिलेंडर होता है और वो सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ होगा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि 1 मोल आइडियल गैस भरा हुआ होगा। आइडियल गैस के लिए होगा तो वर्किंग सब्सटेंस के लिए, वो हमको दिया हुआ है एज द वर्किंग सब्सटेंस। एज द वर्किंग सब्सटेंस यानी कि वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में जो गैस होगा वो किस लिए होगा, वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में होगा। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट अ सिलेंडर ऑक्यूपाइंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एज द वर्किंग सब्सटेंस। ये हमारी पहली लाइन यहां पर कंप्लीट होती है। ठीक है, क्या हुआ, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट अ सिलेंडर ऑक्यूपाइंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एज द वर्किंग सब्सटेंस। कार्नोट साइकिल के पास एक सिलेंडर होता है जो सिलेंडर के अंदर 1 मोल आइडियल गैस भरा हुआ होता है एज द वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में भरा हुआ होता है। ठीक है, कार्नोट साइकिल के पास एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर 1 मोल आइडियल गैस भरा हुआ होता है, किसलिए, एज द वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में भरा हुआ होता है। उसके बाद लिखा हुआ एंड द फिल्टेड विथ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। वेट यानी कि जिसका वजन नहीं होता, और फ्रिक्शन यानी कि हमको पता है जिसको क्या बोलते हैं, घर्षण भी बोलते हैं। तो फ्रिक्शनलेस यानी कि घर्षण नहीं होगा और वेटलेस यानी कि वेट भी नहीं होगा, वेटलेस पिस्टन। तो एंड फिल्टेड विथ यानी कि जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर के ऊपर क्या लगाया होगा, फिल्टेड यानी कि उसके बंद होगा, सिलेंडर क्या होगा, बंद होगा। किससे, फिल्टेड यानी कि क्या होगा, बंद होगा। किससे बंद होगा, विथ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन से। एक पिस्टन से जो सिलेंडर होगा वो बंद होगा, और वो पिस्टन कैसी होगी, वेटलेस होगी और फ्रिक्शनलेस होगी। एंड फिल्टेड विथ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जो सिलेंडर होगा वो सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन होगी, और वो पिस्टन कैसे, पिस्टन से वो फिल्टेड होगा, यानी पिस्टन के जो सिलेंडर होगा वो बंद होगा, और वो पिस्टन होगी वो कैसे होगी, वेटलेस और फ्रिक्शनलेस होगा। एंड फिल्टेड विथ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यानी कि जो सिलेंडर होगा उसको फिल्ट किया होगा, जो सिलेंडर का जिसका हम क्या बोलते हैं, मुंह बोलते हैं, उसको क्या होगा, फिल्ट किया होगा, बंद किया होगा। किससे, तो वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यानी कि जिसका कोई वेट नहीं होगा, जिसका कोई घर्षण नहीं होगा, ऐसी पिस्टन से उसको क्या किया होगा, बंद किया होगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है दिस ऑल साइक्लिक ऑपरेशंस आर कैरिड आउट रिवर्सिबली, सो दैट रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्सिबल हीट इंजन। यहां पर हमको कार्नोट साइकिल का दूसरा नाम दिया हुआ है रिवर्सिबल हीट इंजन। क्या लिखा हुआ है, दिस ऑल साइक्लिक ऑपरेशंस आर कैरिड आउट रिवर्सिबली। रिवर्सिबल यानी कि रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि ऐसी प्रोसेस, मान लीजिए कोई प्रोसेस ए से बी जाती है तो वो प्रोसेस बी से ए वापस आएगी, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई प्रोसेस ए से बी जाती है तो बी से ए वापस आएगी, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जहां से ए से बी जाएगी तो बी से वापस ए आएगी, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ए से बी जाएगी तो बी से ए वापस आएगी, जहां से शुरू होगी वहीं पर कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं। ए से बी जाएगी तो बी से ए वापस आएगी, ठीक है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। सो दिस ऑल साइक्लिक ऑपरेशन, यानी कि जो सभी साइक्लिक ऑपरेशन से आर कैरिड आउट यानी कि कैसे होते हैं, रिवर्सिबली। कैरिड आउट यानी कि होना, कैसे होता है, रिवर्सिबली। सब प्रोसेस कहती है दिस ऑल साइक्लिक ऑपरेशन आर कैरिड आउट रिवर्सिबली। ये सभी जो साइक्लिक ऑपरेशन है वो कैसे कैरिड आउट होते हैं, रिवर्सिबली कैरिड आउट होते हैं। सो दैट रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल हीट इंजन। सो उसी कारण से इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको दूसरे किस नाम से बोला जाता है, रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। सो हमारा दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। फिर से हम देखते हैं कार्नोट साइकिल कंसिस्ट सिलेंडर ऑक्यूपाइंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एज द वर्किंग सब्सटेंस। कार्नोट साइकिल के पास एक सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर के अंदर क्या भरा होगा, 1 मोल आइडियल गैस भरा होगा एज द वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में भरा होगा। एंड फिल्टेड विथ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर को फिल्टेड किया होगा, सिलेंडर को बंद किया होगा, किससे, विथ वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, एक पिस्टन से बंद किया होगा, और वो पिस्टन कैसी होगी, वेटलेस और फ्रिक्शनलेस होगी। दिस ऑल साइक्लिक ऑपरेशंस आर कैरिड आउट रिवर्सिबली, सो दैट रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल हीट इंजन। ये सभी जो साइक्लिक ऑपरेशंस होंगे वो कैसे कैरिड आउट होंगे, रिवर्सिबली कैरिड आउट होंगे। सो उसी कारण से इसको दूसरे किस नाम से बोला जाता है, रिवर्सिबल हीट इंजन के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पर कार्नोट साइकिल के बारे में 2 पैराग्राफ हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिए, उसकी फिगर ड्रॉ कर दी। अभी हम क्या करते हैं, सोर्स और सिंक के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद हम 4 प्रोसेस देखते हैं।
फिर हमको आगे दिया हुआ है द हाई टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सोर्स एंड द लो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सिंक, यानी कि जो सिस्टम के अंदर जिसका टेम्परेचर हाई होगा वो क्या होगा, सोर्स होगा, और सिस्टम के अंदर जिसका टेम्परेचर लो होगा यानी कि कम होगा उसको हम क्या नाम देंगे, सिंक। क्या लिखा हुआ है, द हाई टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सोर्स, यानी कि सिस्टम के अंदर जिसका टेम्परेचर हाई होगा वो क्या होगा, सोर्स, एंड द लो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर जिसका टेम्परेचर लो होगा, कम होगा, उसका नाम क्या होगा, सिंक होगा। सो सिस्टम के अंदर सोर्स और सिंक ये क्या होंगे, दो पार्ट होंगे। सिस्टम के अंदर सोर्स और सिंक ये दो पार्ट होंगे, जिसके अंदर जो सोर्स होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, यानी कि द हाई टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सोर्स, यानी कि सिस्टम के अंदर जिसका टेम्परेचर हाई होगा वो सोर्स होगा। हम कैसे कह सकते हैं, सोर्स का टेम्परेचर हाई होगा, एंड द लो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सिंक। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, सिस्टम के अंदर जिसका टेम्परेचर लो होगा, कम होगा, वो क्या होगा, सिंक होगा, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि सिंक का टेम्परेचर कम होगा। इससे हमको क्या याद रखना है, द हाई टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सोर्स, यानी कि सिस्टम के अंदर जिसका टेम्परेचर हाई होगा वो क्या होगा, सोर्स होगा, एंड द लो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सिंक, यानी कि सिस्टम के अंदर जिसका टेम्परेचर लो होगा, कम होगा, वो क्या होगा, सिंक होगा। जो हाई टेम्परेचर है सोर्स उसका टेम्परेचर क्या होगा, T1, जो लो टेम्परेचर है सिंक उसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज T1 एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज T2। यहां पर हमको वही लिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, द हाई टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सोर्स, सिस्टम के अंदर जिसका टेम्परेचर हाई होगा वो होगा सोर्स, एंड द लो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सिंक, और सिस्टम के अंदर जिसका टेम्परेचर लो होगा, कम होगा, वो क्या होगा, सिंक। उसके बाद हमको दिया हुआ है सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कितना होगा, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज T1 एंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज T2, यानी कि सोर्स का टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर क्या है, T1 है, और सिंक का टेम्परेचर लो है और लो टेम्परेचर कितना है, T2 है। यहाँ पर कार्नोट साइकिल के बारे में जो हमको लिखना था, डिटेल में लिखना था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी आता है ये 4 डिफरेंट प्रोसेस, जिसके अंदर सबसे पहली प्रोसेस कौन सी आएगी, सबसे पहली 2 प्रोसेस आएगी एक्सपांशन के लिए और दूसरी 2 प्रोसेस आएगी कंप्रेशन के लिए। सो याद रखिएगा जो एक्सपांशन वाली प्रोसेस है, एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, विस्तरण, ठीक है, यानी कि फैलना। तो एक्सपांशन के अंदर जो हमारी पिस्टन होगी वो पिस्टन क्या होगी, नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाएगी, और जो कंप्रेशन होगा उसके अंदर क्या होगा, जो पिस्टन होगी वो ऊपर से नीचे की ओर आएगी। ठीक है, ये 2 आपको याद रखना है। सो पहली 2 प्रोसेस होगी एक्सपांशन और दूसरी 2 प्रोसेस होगी कंप्रेशन, जिसके अंदर सबसे पहली प्रोसेस हमको दी हुई है कि आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हमने आगे ये सभी प्रोसेस ऑलरेडी स्टडी किए हुए है। आइसोथर्मल यानी कि ऐसी प्रोसेस की जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। फिर दूसरे नंबर पर आएगी ए डायबिटिक प्रोसेस। ए डायबिटिक ये प्रोसेस यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट जो क्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो 4 प्रोसेस दी हुई है। सबसे पहले आएगी आइसोथर्मल एक्सपांशन, दूसरे नंबर पर ए डायबिटिक एक्सपांशन, तीसरे नंबर पर आएगी आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथे नंबर पर आएगी ए डायबिटिक कंप्रेशन। चारों नाम आपको याद रखने। अभी हम देखते हैं चारों जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आएगा आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है, अगर एक प्रोसेस आपको याद रह जाएगी, एक प्रोसेस यानी कि जो सबसे पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांशन, उसके बारे में हमको लिखना है। उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस आएगी ए डायबिटिक एक्सपांशन। अगर आपको ये दूसरी प्रोसेस याद रह गई, दूसरी प्रोसेस के अंदर हम क्या लिखेंगे वो आपको याद रह गया, तो बाकी की जो नीचे की 2 प्रोसेस होगी वो भी आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन। सो आइसोथर्मल एक्सपांशन के यहां पर हमको दिया हुआ है द सिलेंडर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। हमको पता है एक क्या है, जो कोई कार्नोट साइकिल है, क्या कार्नोट साइकिल, हाँ, जो कोई कार्नोट साइकिल है उसके पास क्या है, एक सिलेंडर है। द सिलेंडर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, और वो सिलेंडर के अंदर क्या था, 1 मोल आइडियल गैस था। हमने अभी भी आगे देखा। सो द सिलेंडर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक सिलेंडर है जो कंटेन करता है जिसके अंदर क्या होगा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V1, जिसके अंदर वॉल्यूम कितना है, V1 है। ठीक है, ये सबसे पहली लाइन, द सिलेंडर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V1, यानी कि कार्नोट साइकिल के पास एक सिलेंडर है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कार्नोट साइकिल के पास, यहाँ पर लिखा हुआ है द सिलेंडर कंटेनिंग, यानी कि सिलेंडर के पास 1 मोल आइडियल गैस है ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V1। हम वो लिखेंगे सिलेंडर के अंदर 1 मोल आइडियल गैस भरा हुआ है ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V1, जिसका वॉल्यूम कितना है, V1। जो गैस भरी हुई है, जो गैस का वॉल्यूम क्या है, V1 है। ठीक है, उसके बाद हमको दिया हुआ है द गैस एब्सॉर्ब्स द हीट, और जो सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, अभी वो गैस क्या करेगा, जो हीट होगी वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब करना यानी कि क्या, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, सो जो सिलेंडर के अंदर हीट भरी हुई है, वो सॉरी सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ, वो गैस क्या करेगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा, यानी हीट को अपनी ओर खींचेगा। अगर वो हीट को अपनी ओर खींचेगा तो सिलेंडर क्या होगा, फूलेगा। अगर सिलेंडर फूलेगा तो हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर एक्सपांड होगा। ठीक है, अगर वो एक्सपांड होगा यानी कि फूलेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा। वॉल्यूम यानी कि जिसके अंदर गैस भरा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा। सबसे पहले वॉल्यूम V1 था तो बढ़कर कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। हम अभी ये देखते हैं क्या लिखा। सबसे पहले द सिलेंडर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V1, एक सिलेंडर है जिसके अंदर 1 मोल आइडियल गैस भरा हुआ है, जिसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। अभी जो सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, सिलेंडर के अंदर गैस क्या भरा हुआ है, 1 मोल आइडियल गैस भरा हुआ है। तो सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो गैस क्या करेगा, जो हीट है उसको एब्सॉर्ब करेगा,
हीट को एब्जॉर्ब करेगा यानी कि अपनी ओर खींचेगा। सो जो हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर क्या करेगा, फूलेगा, फूलेगा यानी क्या होगा, एक्सपांड होगा। सो द गैस एब्जॉर्ब द हीट, द गैस एब्जॉर्ब द हीट यानी कि गैस एब्जॉर्ब करेगा हीट को, द गैस एब्जॉर्ब द हीट यानी कि जो गैस है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड एक्सपांड, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या होगा, फूलेगा, फूलेगा यानी कि क्या होगा, एक्सपांड होगा। सो द वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड बिकम V1 to V2। अगर जो गैस वो सिलेंडर होगा, अगर वो फूलेगा, एक्सपांड होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम सबसे पहले क्या था, V1 था, तो अभी क्या होगा, एंड बिकम V1 to V2। ठीक है, ये लाइन के क्या लिखा हुआ है, द गैस एब्जॉर्ब द हीट एंड एक्सपांड, जो गैस होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड एक्सपांड, और सिलेंडर क्या होगा, एक्सपांड होगा यानी कि फूलेगा। अगर सिलेंडर एक्सपांड होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। सो द वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम इज इंक्रीज यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा एंड बिकम बढ़ेगा, और क्या बनेगा, V1 to V2, वॉल्यूम बढ़ेगा और V1 से V2 जितना बढ़ेगा। ठीक है, सो वॉल्यूम कितना था, सबसे पहले V1 था और एंड इंक्रीज एंड बिकम V1 to V2, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और V1 से V2 होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या होगा, एक सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर 1 मोल आइडियल गैस भरा हुआ था। अभी जो गैस होगी वो गैस क्या करेगा, हीट को अपनी ओर खींचेगा, हीट को खींचेगा यानी कि क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर हीट को अपनी ओर खींचेगा तो वो जो सिलेंडर होगा वो क्या होगा, फूलेगा। अगर सिलेंडर फूलेगा यानी कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपांड होगा। अगर वो एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि पहले वॉल्यूम था V1 तो अभी बढ़ के कितना हो जाएगा, V2, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द हीट इज नाउ Q2, जो हमारे पास सिलेंडर है उसके अंदर जो हीट होगी वो हीट कितनी होगी, हमारे पास Q2 होगी। ठीक है, फिर द टेम्परेचर इज T1, T1 टेम्परेचर हमारे पास कितना था, कौन सा था, सोर्स का टेम्परेचर था। सो सोर्स का टेम्परेचर यहां पर हमको दिया हुआ है T1, हीट हमारे पास है Q2, टेम्परेचर इज T1, ये आपको याद ही रखना है, इसके अंदर लिख देना है। ठीक है, द हीट इज नाउ Q2, हीट कितनी होगी, Q2 होगी, एंड द टेम्परेचर इज T1, टेम्परेचर क्या होगा, T1 होगा। द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय पाथ AB, हमने प्रोसेस जो पाथ हो गया उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, पाथ AB से। सबसे पहली प्रोसेस होगी वो AB पाथ से रिप्रेजेंट होगी, दूसरी प्रोसेस BC पाथ से, तीसरी प्रोसेस CD पाथ से, और चौथी प्रोसेस होगी वो DA पाथ से क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, चारों प्रोसेस के अंदर यही लिखेंगे, द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय पाथ AB, BC, CD एंड DA। ठीक है, सो ये थे सबसे पहली प्रोसेस, क्या लिखा है, जिसके अंदर हीट इज नाउ Q2, जिसकी आइसोथर्मल एक्सपांशन, जिसके अंदर हीट क्या होगी, Q2 होगी, टेम्परेचर इज T1, टेम्परेचर क्या होगा, T1 होगा। प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय पाथ AB, जो प्रोसेस थी उसको हमने किस कौन से पाथ से रिप्रेजेंट किया, AB से। नाउ द वर्क डन W1 इज गिवन बाय, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे। सो वर्क डन W1 इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, RT1 ln V2 by V1। V2 by V1 कैसे लिखा, हम टेम्परेचर पहले था V1 फिर हो गया V2, तो क्या आएगा, V2 by V1। ठीक है, सो ये आएगा सबसे पहले नंबर की जो प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांशन, उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला। ये आपको Q1 लिखने की जरूरत नहीं है, W1 वर्क डन का पहला फॉर्मूला हमको क्या मिला, W1 इक्वल टू RT1 ln V2 by V1। यहाँ पर वर्क डन का दो टाइप से फॉर्मूला आएगा, दूसरे टाइप में क्या आएगा, CV के फॉर्म में लिखेंगे, और पहले टाइप में हम RT1 ln V2 by V1 उसके फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो पहली प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई, आइसोथर्मल एक्सपांशन, जिसके अंदर क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, उसके पास 1 मोल आइडियल गैस होगा, आइडियल गैस होगा, वो गैस को क्या करेगा, जो गैस होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 होगा। फिर जो गैस होगा वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा तो क्या होगा, जो सिलेंडर होगा वो एक्सपांड होगा, फूलेगा। अगर वो एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो V1 से कितना बढ़ेगा, V2 जितना बढ़ेगा। फिर जो आइसोथर्मल एक्सपांशन था उसके अंदर जो सिलेंडर था उसका हीट क्या थी, Q2 थी, गैस की हीट क्या थी, Q2, और टेम्परेचर था T1। प्रोसेस हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, पाथ AB से। उसके बाद हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिख दिया, W1 इक्वल टू RT1 ln V2 by V1, जिसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर हमारी सबसे पहली प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपांशन कंप्लीट हो गई। इसके अंदर अभी हम क्या करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन जो है उसके अंदर हम फिगर देखते हैं। सो यहाँ पर हमको फिगर में दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सोर्स है। हमने अभी भी देखा जो सबसे पहले जो आइसोथर्मल एक्सपांशन था उसका टेम्परेचर कितना था, T1 था, टेम्परेचर T1 टेम्परेचर हमने किसका लिया था, सोर्स का। सो यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या होगा, सोर्स होगा। ठीक है, सो नीचे सोर्स होगा, उसके बाद ये क्या है, हमारे पास दो जो बोल सकते हैं आप, वही यहाँ पर ये दो जो क्या बोल सकते हैं आप, जो बोलना चाहे, दो टावर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अंदर जो ये पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास 1 2 3 और 4, ये इतना जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, हमारे पास एक पिस्टन है। ये क्या होगी, एक पिस्टन। अभी क्या होगा, हीट यहां से ऊपर की ओर जाएगी तो पिस्टन क्या होगा, यहां से ऊपर की ओर जाएगा। तो पहली जो दो प्रोसेस होगी वो दो प्रोसेस के अंदर जो पिस्टन होगी वो पिस्टन क्या होगी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, और आखिर के दो प्रोसेस होगी उसके अंदर पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगी। सो पहली प्रोसेस के अंदर हम क्या ड्रॉ करेंगे, नीचे सोर्स ड्रॉ करेंगे, फिर हम क्या दो टावर ड्रॉ करेंगे, उसके बीच में क्या आएगी, एक पिस्टन आएगी, और पिस्टन क्या होगी, नीचे से ऊपर की ओर आएगी। ये दो पिस्टन नहीं है, ये पहली पिस्टन है, और पिस्टन क्या होगा, यहां से जब हीट ऊपर की ओर आएगी तो ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगी, तो यही पिस्टन
ऊपर की ओर दी हुई, ठीक है। सो पिस्टन कहाँ जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। सो आपको इतना ड्रॉ करना है, ठीक है। सो ये होगा हमारा पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपांशन। अभी हम देखते हैं दूसरी प्रोसेस जो कि है ए डायबिटिक एक्सपांशन, जिसके अंदर क्या आएगा, नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सोर्स। सबसे पहले टेम्परेचर कितना था, T1 था। T1 टेम्परेचर किसका था, सोर्स का था, यानी कि हमारा जो सिलेंडर था वो किसके पास था, सोर्स के पास था। अभी क्या करते हैं, जो सिलेंडर है उसको हम सोर्स से रिमूव कर देते और इंसुलेटिंग मटेरियल के पास रख देते। इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर हीट एंटर भी नहीं हो सकती और हीट बाहर भी नहीं आ सकती। अगर हीट एंटर नहीं हो सकती और हीट बाहर नहीं आ सकती, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो V2, पहले हमारा वॉल्यूम कितना था, सबसे पहले V1 था, V1 से V2 बढ़ा, तो ये प्रोसेस के अंदर V2 से V3 बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने पाथ को VC से रिप्रेजेंट किया और उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर वही सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सोर्स। सबसे पहले हमारा सिलेंडर सोर्स के पास था, सो क्या लिखा है, नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सोर्स, यानी कि सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सोर्स। अभी हमने सिलेंडर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया फ्रॉम दिस सोर्स, यानी कि सोर्स के पास से सिलेंडर को रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिया, एंड प्लेस द विथ इंसुलेटिंग मटेरियल। प्लेस द विथ यानी कि उसके पास रख दिया, किसके पास, विथ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल के पास रख दिया। क्या लिखा हुआ है, अभी हमने सिलेंडर को जो सोर्स था उसके पास से रिमूव कर दिया और इंसुलेटिंग मटेरियल के पास रख दिया। नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स के पास से रिमूव कर दिया एंड प्लेस्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल के पास रख दिया। बिकॉज ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल हीट कैन नॉट बी एंटर और लीव। जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसके कारण जो हीट होगी वो ना ही एंटर होगी, अंदर एंटर होगी और ना ही अंदर से बाहर जाएगी। सो यहीं पर लिखा हुआ बिकॉज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल के कारण से द हीट कैन नॉट एंटर और लीव। हीट कैन नॉट एंटर यानी कि हीट अंदर भी नहीं आएगी और लीव यानी कि बाहर भी नहीं जाएगी। नाउ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज T2। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास था सोर्स, सोर्स को हमने रिमूव कर दिया तो भी क्या आएगा, सिंक आएगा। सो सिंक का टेम्परेचर क्या होगा, T2। नाउ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज T2। ये लाइन लिखेंगे। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम इज इंक्रीज। ये प्रोसेस होगी उसके अंदर भी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। सभी प्रोसेस जो चारों प्रोसेस है उसके अंदर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। जो हमारी सबसे पहली प्रोसेस थी इसके अंदर वॉल्यूम था V1, बढ़ के कितना हुआ, V1 से V2 हो गया। मतलब अभी हमारे पास वॉल्यूम कितना है, V2 है। तो ये प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कितना होगा, V2 होगा, उससे बढ़ेगा। सो V2 था, उससे बढ़कर कितना हो जाएगा, V2 से होगा V3। सो नाउ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज T2। इन दिस प्रोसेस द वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड बिकम V2 to V3। ये प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा एंड बिकम, और क्या बनेगा, V2 से V3 बनेगा, ठीक है। एंड द पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय BC। पाथ किससे रिप्रेजेंट किया, जो दूसरी प्रोसेस है ए डायबिटिक एक्सपांशन, उसका जो पाथ है वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, BC से, ठीक है। नाउ द वर्क डन इज गिवन बाय, हमको वर्क डन W2 दिया हुआ है CV और अंदर क्या आएगा, T2 माइनस T1। याद रखिएगा जो एक्सपांशन और कंप्रेशन, सबसे पहले आएगा दो एक्सपांशन के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट कैसा था, आइसोथर्मल एक्सपांशन, और दूसरा था ए डायबिटिक एक्सपांशन। ए डायबिटिक के अंदर क्या होगा, हीट कांस्टेंट होगी, और जो पहला प्रोसेस था आइसोथर्मल एक्सपांशन, सो आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो याद रखिएगा जब आइसोथर्मल की बारी आएगी तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ln के फॉर्म में लिखेंगे, V2/V1 फिर V4/V3 वैसे हम लिखेंगे। और जब हम ए डायबिटिक का फॉर्मूला लिखेंगे, सो ए डायबिटिक के अंदर क्या आएगा, CV के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, W2 ए डायबिटिक एक्सपांशन जो प्रोसेस है उसके अंदर W2 वर्क डन का हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा, CV इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। सो ये थी हमारी ए डायबिटिक एक्सपांशन। अभी आपको इतना जो याद रह गया होगा तो अभी आगे की जो दो प्रोसेस है वो आपको एकदम आसानी से सिंपल तरीके से आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले हम इसको रिवाइज कर देते हैं, क्या किया, नाउ द सिलेंडर इज रिमूव फ्रॉम द सोर्स। अभी हमने क्या किया, जो सिलेंडर था उसको सोर्स के पास से रिमूव कर दिया और किसके पास रख दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल के पास रख दिया एंड प्लेस्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल के पास रख दिया। बिकॉज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल द हीट कैन नॉट एंटर और लीव। इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर हीट आ भी नहीं सकती और अंदर से बाहर जा भी नहीं सकती, तो इसके कारण हीट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर हीट कांस्टेंट होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना कम होगा। सो बिकॉज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हीट कैन नॉट बी एंटर और लीव, सो द टेम्परेचर मस्ट बी फॉल। फॉल यानी कि क्या होगा, कांस्टेंट। फॉल का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट भी लिख सकते हैं और हम क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड। फिक्स यानी कि द टेम्परेचर मस्ट बी फॉल, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। नाउ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज T2। अभी टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा, T2। द इन दिस प्रोसेस द वॉल्यूम इज इंक्रीज। ये प्रोसेस के अंदर भी जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा एंड बिकम V2 to V3। द पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय BC एंड वर्क डन इज गिवन बाय W2 इक्वल्स टू, हमको ये क्या मिल गया, उसका फॉर्मूला मिल गया। अभी हम क्या देखते हैं, उसकी फिगर देखते हैं। तो फिगर के अंदर जो पिस्टन होगी वो क्या होगी, और ऊपर आएगी। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सोर्स था T1। अभी हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल। ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल, ये टावर, उसके ऊपर क्या होगी, एक पिस्टन होगी। ये पिस्टन हम देख सकते हैं नीचे थी सबसे पहले, वो कहां आ गई, ऊपर की ओर आ गई, ठीक है। सो दो प्रोसेस के अंदर जो पिस्टन होगी वो ऊपर की ओर जाएगी, बाकी की दो प्रोसेस में नीचे आएगी। सो ये प्रोसेस के अंदर पिस्टन कहां होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रोसेस ए डायबिटिक एक्सपांशन कंप्लीट हो गया। अभी हम तीसरी प्रोसेस देखते हैं जो हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन।
अभी दो प्रोसेस आएगी कंप्रेशन, जिसके अंदर पिस्टन क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर आएगी। अभी हमने क्या लिखा है, द सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द इंसुलेटिंग मटेरियल। अभी मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। अभी तीसरी प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, सो सिलेंडर था सबसे पहली प्रोसेस में हमारे पास कौन से, किसके पास था, सोर्स के पास। दूसरे प्रोसेस में हमने सोर्स से रिमूव करके इंसुलेटिंग मटेरियल के पास रखा। तीसरे प्रोसेस में क्या होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल से रिमूव कर देंगे और सिंक के पास रख देंगे। क्या करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल के पास था तो वहां से रिमूव कर देंगे और सिंक के पास रख देंगे। सिंक के पास रख देंगे तो सिंक का टेम्परेचर क्या हमारे पास T2 है और हीट क्या होगी, Q1 होगी। वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा, पहले का था V1 और बढ़ के कितना हुआ था, V1 से V2 हुआ था, दूसरे का V2 से V3 हुआ था, तो इसके अंदर क्या होगा, V3 से V4 होगा। और प्रोसेस हमने 5 CD से रिप्रेजेंट किया है और हमको वर्क डन का फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर तीसरी प्रोसेस खत्म होती है, हम समझ लेते हैं क्या लिया हुआ है, द सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द इंसुलेटिंग मटेरियल। जो दूसरी प्रोसेस थी उसके अंदर हमने सिलेंडर किसके पास रखा था, इंसुलेटिंग मटेरियल के पास। अभी तीसरी प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल के पास से जो सिलेंडर होगा उसको रिमूव कर देंगे और सिंक के कांटेक्ट में ला देंगे, यानी कि सिंक के पास रख देंगे। सो द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस इंसुलेटिंग मटेरियल। सिलेंडर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया फ्रॉम द इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल के पास से सिलेंडर को हमने रिमूव कर दिया एंड प्लेस्ड विद कांटेक्ट विद सिंक, और सिंक के कांटेक्ट के पास हमने रख दिया, यानी कि सिंक के पास क्या रख दिया, सिलेंडर को रख दिया। ठीक है, द सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम दिस इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि सिलेंडर को हमने इंसुलेटिंग मटेरियल के पास से रिमूव कर दिया एंड प्लेस द इन कांटेक्ट विद सिंक, यानी कि सिंक के पास रख दिया। इंसुलेटिंग मटेरियल के पास से सिलेंडर को निकाल दिया और सिंक के पास रख दिया। द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज T2, हमने क्या रख दिया, सिंक के पास रख दिया और सिंक का टेम्परेचर क्या है हमारे पास, T2। द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज T2 एंड हीट इज नाउ Q1। अभी हीट क्या होगी, Q1 होगी। टेम्परेचर T2 और हीट होगी Q1। वॉल्यूम अगेन इंक्रीज होगा, यानी कि फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा। द वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड बिकम V3 to V4। फिर हमने प्रोसेस को कौन से पाथ से रिप्रेजेंट किया, द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय पाथ CD। पाथ क्या होगा, हमारा तीसरा पाथ होगा CD। द वर्क डन क्या होगा, अभी W2 W3, अभी आ गया W3। पहले था W1 और W2, अभी आएगा W3 इज गिवन बाय, हमको वर्क डन W3 दिया हुआ है। W3 इक्वल टू RT2 ln V4 बाय V3। Q2 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। वॉल्यूम क्या था, सबसे पहले V3 था, क्या कहा गया वॉल्यूम, यहाँ V3 था और यहाँ पे क्या होगा, V4 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा। V3 से V4 आ गया तो ln क्या होगा, V4 बाय V3। ठीक है, तो W3 हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, RT2 ln V4 बाय V3। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं ये जो पिस्टन होगी वो नीचे की ओर आएगी। यहाँ कि हमने देख लिया W3 कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, यानी कि जो वर्क होगा वो नीचे की ओर होगा और जो पिस्टन होगी वो नीचे की ओर आएगी। यहाँ सबसे पहले था सोर्स, फिर था इंसुलेटिंग मटेरियल, अभी आएगा सिंक जिसका टेम्परेचर है T2। अभी क्या होगी, ये जो पिस्टन होगी वो नीचे की ओर आएगी। ठीक है, सो हमारी तीसरी फिगर भी कंप्लीट हो गई। जब पर आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेंडर को इंसुलेटिंग मटेरियल के पास से रिमूव कर देंगे और सिंक के पास रख देंगे। सिंक के पास रख देंगे तो सिंक का टेम्परेचर क्या था, T2, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 और हीट होगी Q1। अभी वॉल्यूम जो होगा वो फिर से बढ़ेगा और क्या होगा, V3 से V4 होगा। और प्रोसेस को हमने कौन से पाथ से रिप्रेजेंट किया, CD से। फिर हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिख दिया और उसकी फिगर ड्रॉ कर दी। अभी हम देखते हैं चौथी प्रोसेस जो है कि ये एडायबिटिक कंप्रेशन। तो एडायबिटिक कंप्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, तीसरी प्रोसेस के हमने कहां पर रखा था, सिंक के पास रखा था, तो ये प्रोसेस के अंदर हम सिंक के पास से रिमूव कर देंगे। सिंक के पास से रिमूव कर देंगे तो किसके पास रख देंगे, फिर से वापिस हम किसके पास रख देंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल के पास रख देंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल के पास रखेंगे तो हीट एंटर भी नहीं होगी और लीव भी नहीं होगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर कितना होगा, T1 होगा, क्योंकि जो तीसरी प्रोसेस थी, तीसरी प्रोसेस के अंदर हमने सिंक के पास रखा था तो उसका टेम्परेचर T2 था। अभी इंसुलेटिंग मटेरियल के पास आ गया तो इंसुलेटिंग मटेरियल के पास क्या होगा, T1 होगा, तो टेम्परेचर हमारा होगा T1। और प्रोसेस को हमने किससे कौन से पाथ से रिप्रेजेंट किया, DA से, DA यानी कि ADB हम बोल सकते हैं। और नाउ द वर्क डन W4 हमको दिया हुआ है। सो नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सिंक। अभी सिलेंडर को हमने सिंक के पास से रिमूव कर दिया एंड अगेन प्लेस्ड विथ, और फिर से हमने किसके पास प्लेस कर दिया, विथ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल के पास प्लेस कर दिया। सो द टेम्परेचर मस्ट बी फॉल, फॉल यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। सो द टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। द टेम्परेचर क्या होगा, फिर T1 होगा। द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय पाथ DA। नाउ द वर्क डन W4 इज गिवन बाय W4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर कितना है, T1 है। सो W4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, CV और T1 माइनस T2। अब हमारे पास जो आगे सेकंड जो हमारी प्रोसेस थी, सेकंड प्रोसेस हमारे पास कौन सी थी, एडायबिटिक एक्सपांशन। एडायबिटिक एक्सपांशन के अंदर हमको फॉर्मूला मिला था W2 इक्वल टू CV और T2 माइनस T1। तो अभी हम क्या करते हैं, ये T1 माइनस T2 को हम उल्टा लिख देते। अगर हम उसको ऐसे उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डायरेक्टली उल्टा लिखेंगे तो हमको पता है आगे क्या हो गया, माइनस साइन आ जाएगा। हम क्या करेंगे, CV इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या है, T1 माइनस T2। अभी हम क्या करते हैं, ये जो पूरा हमारे पास क्या है, ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे
सो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी ये CV इसके मल्टीप्लीकेशन में और W4 इक्वल टू आएगा। सो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इक्वल टू क्या होगा, ये T1 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस T1 हो जाएगा और T2 क्या होगा, माइनस माइनस होगा प्लस T2। ठीक है, सो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, T2, ये T2 क्या है प्लस और T1 माइनस है तो हम लिख सकते हैं माइनस T1। हमने आगे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसके आगे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा और आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो माइनस CV T2 माइनस T1, ये हमको फॉर्मूला मिल गया। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2 की जगह हम T2 माइनस T1 लिखेंगे और आगे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। आपको समझ में आ जाना चाहिए, काफी सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, सो हमको वर्क डन W4 क्या मिला, माइनस CV T2 माइनस T1। हियर द वर्क डन इज नेगेटिव, हमको वर्क डन W4 क्या मिला, माइनस मिला यानी कि नेगेटिव मिला। तो इसके अंदर ये जो पिस्टन होगी वो कहाँ आ जाएगी, ठीक नीचे की ओर आ जाएगी, आखिर तक आ जाएगी, आखिर के पॉइंट में आ जाएगी। इंसुलेटिंग मटेरियल ये हमारा दो टावर और बीच में क्या आएगी, पिस्टन। हम देख सकते हैं पिस्टन काफी नीचे आ चुकी है, यहाँ पर इसको छूने के आइए देखिए। ठीक है, सबसे पहले दो प्रोसेस के अंदर ऊपर जाएगी पिस्टन, बाकी की दो प्रोसेस के अंदर पिस्टन नीचे आएगी। सो इंसुलेटिंग मटेरियल W4 नीचे, वर्क डन नीचे होगा और हमारा वॉल्यूम क्या होगा, V1। सबसे पहली प्रोसेस के अंदर V1 से V2 बढ़ा, दूसरी के अंदर V2 से V3 बढ़ा, तीसरी प्रोसेस के अंदर V3 से V4 बढ़ा, तो चौथी प्रोसेस के अंदर क्या होगा, V4 था तो V4 से V1 बढ़ेगा या फिर कम होगा। ठीक है, सो हमारा अभी टेम्परेचर कितना होगा, V4 से होगा V1 तो हमारा वॉल्यूम होगा V1। ठीक है, सो पिस्टन कहाँ आएगी, ऊपर से नीचे की ओर आएगी। सो हमारी 4 की 4 प्रोसेस एडायबिटिक कंप्रेशन फोर्थ प्रोसेस थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको W1 W2 W3 W4 हमको 4 वर्क डन मिला है। अभी हम क्या करते हैं, नेट वर्क डन फाइंड करते हैं। सो नेट वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, जो W1 W2 W3 और W4 है उन सबका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे यानी कि W नेट वर्क डन इक्वल टू हम लिखेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इक्वल टू हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हमने लिख दिया है नाउ नेट वर्क डन यानी कि W नेट वर्क डन को हम किससे डिनोट करेंगे, W नेट से। ये पूरा एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको नेट वर्क डन भी फाइंड करना होगा। सो हम नेट वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, W नेट यानी कि नेट वर्क डन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हमको 4 वर्क मिला है। सबसे पहले कौन सा मिला था, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। हमको जो चारों वर्क मिला उसका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सम करेंगे। सो हमको क्या मिलेगा, W नेट यानी कि नेट वर्क डन मिलेगा। सो W नेट यानी कि नेट वर्क डन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला हमको W1 कितना मिला था, RT1 ln V2 बाय V1। सो RT1 ln V2 बाय V1 प्लस दूसरा वर्क डन यानी कि W2 कितना मिला था हमको, CV और मिला था T2 माइनस T1। फिर हमको तीसरा वर्क डन कितना मिला था, प्लस तीसरा मिला था RT2 ln V4 बाय V3। फिर प्लस V4 हमको कितना मिला था, माइनस CV T2 माइनस T1। तो वो क्या मिला था, माइनस मिला था यानी कि नेगेटिव मिला था। तो ये प्लस और वो आएगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। और हमको कितना मिला था, CV T2 माइनस T1। सो ऐसे हम देख सकते हैं प्लस CV T2 माइनस T1 और माइनस CV T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास रहेगा RT1 ln V2 बाय V1 और प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, RT2 ln V4 बाय V3। हमको ये मिला W नेट। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम फिगर देखते हैं। फिगर के अंदर से यहाँ पर हमारे पास V4 और बाय V3 है, यहाँ पर हमारे पास है V2 बाय V1। अभी हम फिगर के अंदर देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिगर यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये क्या होगा, वॉल्यूम V1 सॉरी V4 और V1। अभी ये नीचे वाला और डिवाइड बाय ऊपर वाला करते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या है V4 तो हम लिखेंगे V4, ऊपर क्या है V1 तो V4 बाय करेंगे V1 इक्वल टू हम लिखेंगे टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T2, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T1। सो T2 बाय T1 क्या किया, नीचे बाय ऊपर। नीचे वाला क्या है हमारे पास V4 तो लिखा V4 और नीचे में क्या लिखेंगे, ऊपर वाला। नीचे क्या है हमारे पास, वॉल्यूम कितना है V1 तो नीचे हम लिखेंगे V1 इक्वल टू यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T2 तो हमने लिख दिया T2 और ऊपर वॉल्यूम कितना है T1 सॉरी टेम्परेचर T1 तो हमने नीचे लिख दिया T1। सो हमने क्या लिखा, V4 बाय V1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं T2 बाय T1। वैसे अभी हम ये प्रोसेस के लिए लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कितना है V3, यहाँ है V2। सो V3 बाय V2 समझ में आ गया। क्या करेंगे, नीचे वाला बाय ऊपर वाला। सो V3 बाय V2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर नीचे वाला बाय ऊपर वाला। तो क्या होगा T2 और T1। सो क्या होगा T2 बाय T1। सो इक्वेशन को क्या मिलेगा, T2 बाय T1। हमको यहाँ पर दो फॉर्मूला मिल गया। सबसे पहले V4 बाय V1 इक्वल टू T2 बाय T1। हमने यहाँ से वॉल्यूम लिया, उसके इक्वल टू लिया टेम्परेचर। ठीक है, V4 बाय V1 इक्वल टू T2 बाय T1। उसके बाद क्या लिया, V3 बाय V2 इक्वल टू T2 बाय T1। हमको ये दो जो फॉर्मूला लिखा वो यही फॉर्मूला। ठीक है, एक और दो। तो अभी हम क्या करते हैं, ये दो फॉर्मूला मिला, अभी हम उसके अंदर लिखते। सो सबसे पहले हमको क्या मिला, V4 बाय V1 इक्वल टू T2 बाय T1। इसको हम देते इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमको दूसरा फॉर्मूला क्या मिला, V3 बाय V2
इक्वल टू T2/T1। अभी आप ध्यान से समझिएगा, हमारे पास ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। मान लीजिए हमारे पास जो V4/V1 है उसकी वैल्यू होगी 2, ये पूरे की वैल्यू हमारे पास होगी 2। सो T2/T1 भी क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि ये दो क्या है, इक्वल है। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। हमारे पास V4/V1 अगर 2 होगा सो T2/T1 क्या होगा, 2 होगा। ये T2/T1 और ये T2/T1 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सो ये 2 होगा तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। अगर ये दोनों सेम है मतलब ये 2 होगा तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, यानी कि ये लेफ्ट साइड वाला टर्म इक्वल टू राइट साइड वाला टर्म होना चाहिए। मान लीजिए हमने ये लिया 2, ये 2 होगा तो राइट साइड वाला टर्म यानी कि T2/T1 क्या होगा, 2 होगा। अभी हमने इसके इक्वल टू ये क्यों लिया, क्योंकि ये भी T2/T1 है और ये भी T2/T1 है। अगर ये 2 होगा तो ये भी क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि दोनों सेम टर्म है। अगर ये 2 होगा तो ये 2 क्या है, इक्वल में है। अगर ये 2 होगा तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। तो अगर हमने ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये वाला टर्म इक्वल टू हम ये वाला टर्म लिख सकते हैं। ये T2/T1 को अगर हम नेग्लेक्ट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये टर्म इक्वल टू ये टर्म लिख सकते हैं। हमने ये 2 लिया तो हमको ये वाला टर्म भी 2 मिल गया, मतलब ये दोनों टर्म क्या हो गए, सेम हो गए। हम T2/T1 को नेग्लेक्ट करेंगे यानी कि नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, V4/V1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं V3/V2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये टर्म इक्वल टू हम ये टर्म लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, V4/V1 इक्वल टू हम कौन सा टर्म लिखेंगे, ये वाला V3/V2। सो हम इक्वल टू हम लिखेंगे V3/V2। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, V4/V3 है, तो हम V4 और V3 यानी कि जो V3 उसको हम यहाँ से नीचे लाएंगे। सो हमको क्या मिलेगा, ये V4 वैसे का वैसा, V3 उसके नीचे आएगा। सो V4/V3 इक्वल टू ये जो V1 होगा उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो V1/V2 यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। V3 नीचे आ जाएगा और V1 ऊपर चला जाएगा, तो हमको ये वाला टर्म मिला। सो V4/V3 की जगह हम क्या ले सकते हैं, V1/V2। सो हमारे पास ये जो पूरा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते, इसको 2 देंगे और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। आप अपनी ओर से इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हैं। हम अपना इक्वेशन नंबर जो 1 है उसके अंदर क्या है, V4/V3। यहां पर भी हमारे पास क्या है, V4/V3। सो V4/V3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V1/V2 लिख सकते हैं। सो एक इक्वेशन के अंदर हम V4/V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, V1/V2, क्योंकि यहाँ पर V4/V3 इक्वल टू क्या है, V1/V2। सो V4/V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, V1/V2। सो हम ये इक्वेशन लिखते हैं जिसके अंदर V4/V3 की जगह हम क्या लिखेंगे, V1/V2। सो हम लिखेंगे, सो W नेट यानी कि नेट वर्क डन इक्वल टू ये RT1 ln, फिर ये V2/V1 वैसे का वैसा प्लस RT2 और यह क्या होगा, ln, और V4/V3 की जगह हम क्या लिखेंगे, V4/V3 इक्वल टू लिखेंगे V1/V2। सो V1/V2 कंप्लीट यहाँ तक। अभी यहाँ पर हमारे पास है V2/V1, यहाँ पर है V1/V2। तो भी हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, V2/V1 होगा, तो यहाँ पर भी V2/V1, यहाँ पर भी V2/V1। तो यहाँ पर V1/V2 की जगह उल्टा करना है तो क्या होगा, आगे जो है हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो W नेट इक्वल टू RT1 ln V2/V1। यहां पर हम क्या लिखेंगे, V1/V2 की जगह लिखेंगे V2/V1। सो आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो माइनस RT2 ln V2/V1। अब यहां पर हम देख सकते हैं ये जो दो टर्म है उसके अंदर टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है। यहाँ पर R कॉमन है दोनों के अंदर, और ln V2/V1 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, R और ln V2/V1 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम R को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा R, और ln V2/V1 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ln V2/V1। इतना मिलेगा। अभी अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा T1, फिर माइनस यहाँ पर रहेगा T2। तो हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2। ठीक है, हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे। सो W नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम R को कॉमन ले लेते। सो R कॉमन आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे T1 माइनस T2, क्योंकि ये सब क्या है, मल्टीप्लीकेशन में ये। सो हम लिखेंगे T1 माइनस T2, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ln V2/V1। सो ln V2/V1। सो हमको ये वर्क डन, नेट वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया कार्नोट साइकिल के अंदर। ठीक है, सो हमको यही फॉर्मूला फाइंड करना था। क्या मिला, W नेट इक्वल टू RT1 माइनस T2 ln V2/V1। ये फॉर्मूला हमको फाइंड करना था। क्या किया हमने, यहाँ से R और ln V2/V1 को कॉमन ले लिया। तो R और ln V2/V1 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर रहेगा T1, फिर माइनस यहाँ रहेगा T2। तो T1 माइनस T2। सो हमको फॉर्मूला मिल गया नेट वर्क डन का, W नेट इक्वल टू T1 माइनस T2 ln V2/V1। तो हमारी पूरी कार्नोट साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो कार्नोट साइकिल क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आपकी स्कूल या कॉलेज के अंदर कितने मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 3 मार्क्स के अंदर आता है तो आपको क्या करना है, जो 4 प्रोसेस है 4 प्रोसेस के नाम लिखने हैं। नाम के सबसे पहली प्रोसेस हम लिखेंगे। मान लीजिए हमको 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस का नाम लिखेंगे। सबसे पहली प्रोसेस होगी आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए हम W1 का फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एडायबिटिक कंप्रेशन, एडायबिटिक एक्सपांशन। तो उसके लिए हम
वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद तीसरी और चौथी प्रोसेस का नाम लिखेंगे, नीचे वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद नेट वर्क डन फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको नेट वर्क डन फाइंड करना पूछा जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको कार्नोट साइकिल पूरी लिखनी होगी। तो कार्नोट साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो हमको नेट वर्क डन मिल गया, कार्नोट साइकिल यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या देखा, कार्नोट साइकिल की फिगर देखी। उसके बाद कार्नोट साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद सोर्स और सिंक लिया, जो 4 प्रोसेस थी उसका हमने नाम लिखा। उसके बाद हमने 4 के जो 4 प्रोसेस थी वो चारों प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, स्टडी किया। आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। 4 प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिया, उसके बारे में लिखा। उसके बाद उसका वर्क डन का फॉर्मूला लिया। उसके बाद उसकी फिगर ड्रॉ की, पिस्टन कब ऊपर होगी, जो पहली 2 प्रोसेस होगी उसके अंदर पिस्टन ऊपर होगी, बाकी की जो 2 प्रोसेस होगी उसके अंदर पिस्टन नीचे आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, W1, W2, W3 और W4 मिला, तो हमने नेट वर्क डन फाइंड किया। जब हम नेट वर्क डन फाइंड करेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होगा। अगर 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्नोट साइकिल, तो आपको कार्नोट साइकिल लिखनी है, या आपको वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड करना नहीं है। अगर आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड नेट वर्क डन इन कार्नोट साइकिल 5 मार्क्स के अंदर, तो आपको पूरी कार्नोट साइकिल यहां से स्टार्ट करके भी यहां तक लिखनी है। जो मैंने पूरा आज के लेक्चर में स्टडी किया वो सब कुछ लिखना है। आपको सब कुछ आसानी से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि हमने एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक जो स्टेप था वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में समझाया है। एक एक वर्ड भी मैंने आपको आसानी से समझाया। आपको सब कुछ जो पैराग्राफ था वो भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम यही तरह करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।